नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में एक बार फिर हम चलेंगे सीवान में। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सीवान में सियासी चर्चा जारी है। आगे क्या होना है सीवान में? दो चर्चाएं सीवान में इसमें बहुत जोरों पर है कि क्या जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन और हैना साहब के पुत्र ओसामा साहब चुनावी जंग में उतरने वाले हैं, और उतरेंगे तो कैसा बनेगा सीवान का चुनावी समा। इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इसी पर बात करेंगे हम सरफराज भाई से। सीवान के बड़े पत्रकार हैं और जो जानकारियां इनके पास रहती है पूरा बिहार उसको सुनने के लिए बेताब रहता है। तो सरफराज भाई बताएं कि क्या हो रहा है सीवान में, क्या है राजनीतिक माहौल, और जो बात कही जा रही है ओसामा साहब को लेकर उसमें कितनी सच्चाई है? जी सरोज जी, आपको बता दें कि जिस तरह से सिवान लोकसभा के नतीजे आए हैं, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं वो संतुष्ट नहीं दिख रहे उन नतीजों से। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी है। उनका कहना है कि हमारा जो लड़ाई है आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसी को देखते हुए इसी कड़ी में अब जो उनके पुत्र हैं ओसामा साहब, कहा यह जा रहा है कि ओसामा साहब सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि दो विधानसभा का चर्चा है, एक विधानसभा जीरादेई है और दूसरा रघुनाथपुर। इन दो सीटों में से किसी भी सीट पे ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि उसको लेके बैठक भी किया जा रहा है। कोई बैठक भी किया गया है जिसमें मीडिया को तो भले ही नहीं बुलाया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो भी उनके समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ बैठ कर एक राय मशवरा किया गया है कि कहां से चुनाव लड़ना ठीक रहेगा। सरफराज भाई देखिए, जी सिवान की राजनीति को बहुत आप जमीनी स्तर पर जानते हैं। ये बताइए कि देखिए जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय ओसामा साहब बहुत एक्टिव नहीं थे, लेकिन जैसे ही नतीजा आया अब ओसामा साहब एक्टिव हो गए हैं। आप खुद कह रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है। तो लोकसभा चुनाव में वो शांत क्यों बैठे हुए थे? उसके क्या प्लानिंग थे, उसमें क्या स्ट्रेटजी थी? नहीं, देखिए ओसामा साहब लोकसभा चुनाव में शांत बैठने के कारण ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और चुनाव पर उनकी नजर नहीं थी। भले वो फील्ड में नहीं घूम रहे थे, लेकिन ओसामा साहब लगातार चुनाव पर नजर बनाए हुए थे। रणनीतियां बैठ के लगातार तैयार करते थे और बैक डोर में कहीं ना कहीं ओसामा साहब लगातार बैठक करते थे लोगों के साथ। और रहा सवाल कि वो फील्ड में क्यों नहीं जाते थे, लोगों के बीच या फिर मीडिया में क्यों नहीं दिखते थे, तो हो सकता है उसके पीछे उनका पर्सनल कुछ कारण रहा हो। हेना साहब खुद फेस करना चाहती थी, चूंकि 3 बार चुनाव हेना साहब हार चुकी थी, तो कहीं ना कहीं हेना साहब चाहती थी कि अपने चेहरे पे ही इस चुनाव को लड़ा जाए और ओसामा साहब को अभी इस चीज से दूर रखा जाए। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आपने सरफराज भाई दो सीटों की चर्चा की, जीरादेई और रघुनाथपुर। आपको क्या लगता है कि ओसामा साहब के लिए मुफीद कौन सा विधानसभा सीट है? वहाँ इक्वेशन क्या है? देखिए दोनों विधानसभा का चर्चा सरोज जी इसलिए हुआ है कि शहाबुद्दीन साहब जब पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक का चुनाव लड़े थे तो जीरादेई विधानसभा ही था जहां से वे जीत कर विधायक बने थे। और उसके बाद से उन्होंने आरजेडी का दामन थामा था। हालांकि उस समय आरजेडी नहीं था, दूसरा दल था, उसका दामन उन्होंने थामा था। और उसके बाद से वो राजद से जुड़ते चले गए, राजद से लगातार जुड़े रहे। तो एक फैक्टर ये हो सकता है कि जीरादेई से शहाबुद्दीन साहब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, तो हो सकता है ओसामा साहब भी वहां से अपनी पारी की शुरुआत करें। दूसरा रीजन जो रघुनाथपुर है वो इसलिए है क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें आप तमाम 6 विधानसभा की अगर बात करें तो 6 विधानसभा में मात्र एक रघुनाथपुर ही ऐसा विधानसभा था जहां पे हेना साहब ने लीड किया था। बाकी के 5 विधानसभा में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि ओसामा साहब इसलिए रघुनाथपुर से लड़ना चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां से हेना साहब लीड करती रही हैं। जी जी, एकदम सही बात आप कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं उसमें रघुनाथपुर में अपर एज मिला है ना साहब को। तो एक कारण हो सकता है कि रघुनाथपुर को वो चुने, लेकिन पिता शहाबुद्दीन की जो विरासत जीरादेई से वो इंडिपेंडेंट लड़े थे तो वो भी उनको प्रभावित कर रहा होगा। लेकिन एक चीज़ हमारे दर्शकों को सरफराज भाई बताइए, क्या ये मान के चला जाए कि ओसामा साहब चुनाव हर हाल में लड़ेंगे इस बार ये जब भी विधानसभा चुनाव होंगे? देखिए ये फैसला तो ओसामा साहब को लेना है और उनकी जो अ, वालिदा है, उनकी जो हेना साहब, उनको ये फैसला लेना है कि
कहां से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन जैसे जिस तरह से आपको बता दें कि राजनीतिक जुड़ाव रहा है इन लोगों का, जिस तरह से इनके समर्थक रहे हैं, एक अच्छा खासा वोट बैंक रहा है, उस लिहाज से तो ये माना जा सकता है सरोज जी कि इस बार ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, अपने आप को उन्होंने राजनीति से काफी दूर रखा था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब हेना साहब 4 बार चुनाव हार चुकी हैं, तो ऐसे में अब ओसामा साहब ही चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ओसामा साहब ही अब शहाबुद्दीन की राजनीति को आगे लेके बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए ये माना जा रहा है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं 25 में। जी मतलब लोकसभा चुनाव में जो दर्द मिला है, जख्म मिला है, उस पर महलम लगाने की कोशिश होगी विधानसभा चुनाव में, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो उनके समर्थक हैं वो काफी निराश है। जैसे शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ, या फिर उससे पहले हेना साहब 9 लड़ी, 19 में लड़ी, 14 में लड़ी, और अभी 24 में भी हार का सामना करना पड़ा। तो जो शहाबुद्दीन के समर्थक है वो काफी निराश है, और हर बार उनको निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में वो चाहते हैं कि ओसामा साहब विधायक बने, और एक खुशी की जो लहर होती है वो थोड़ी सी खुशी आए, लेकिन इस खेमे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक खुशी का भी दौर आए, और यही वजह है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। एक सवाल और पटना में चर्चा हो रही है कि क्या कहीं कोई गुंजाइश है, कोई खिड़की है, कोई दरवाज़ा है जो आरजेडी और शहाबुद्दीन परिवार फिर एक बार करीब आ सके, ऐसी कोई गुंजाइश आप देखते हैं सिवान में? देखिए सरोज जी, अगर बात ये किया जाए कि आरजेडी को मजबूती मिले या शहाबुद्दीन परिवार को मजबूती मिले, इसको लेकर क्या किया जाए, तो देखिए जो भी माहौल बना था पिछले 2-3 सालों में, शहाबुद्दीन के निधन के बाद जो माहौल बना था, कहीं ना कहीं जो शहाबुद्दीन साहब हैं उनके निधन के बाद से ही उनके परिवार में और आरजेडी में दूरियां बन गई है। और उसी दूरियों का जो नतीजा का सामना, आपको बता दें सरोज जी, राजद को भी उतना ही उठाना पड़ रहा है जितना हिना साहब को उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हेना साहब और राजद को एक बार फिर से साथ आना चाहिए, जहां तक हमारा अनुमान है। इससे क्या है कि राजद में जो कमियां आई हैं, जैसे लोग भाग रहे हैं राजद से, जैसे हेना साहब को हार का सामना करना पड़ा, तो उससे कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन पूरे बिहार में बनेगा। तो होना चाहिए। हालांकि हमको नहीं लगता जिस तरह से दोनों खेम, हालांकि राजनीति अटकलों का चीज है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी कई बार कहे, बीजेपी ने कई बार कहा कि नीतीश कुमार के दरवाजे बंद है, और दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं। कुछ भी हो सकता है सरोज जी। जी एकदम सही कह रहे हैं सरफराज भाई। क्योंकि ये चर्चा भी पटना में है कि रोहिणी आचार्य जो इतने कम अंतर से हारी है छपरा में, कहीं ना कहीं से हेना साहब वाला फैक्टर वहाँ पर प्रभावी हुआ। रोहिणी आचार्य दिल्ली नहीं जा पाई, तो ये भी सोच रहा होगा राजद का नेतृत्व कि अगर हेना साहब हमारे साथ होती तो रोहिणी आचार्य भी आज दिल्ली में होती। आप क्या सोचते हैं? देखिए एक चीज यहाँ पे आपको सरोज जी हम कहना चाहेंगे कि देखिए, जब से ये माई समीकरण टूटने का मामला चल रहा है, तब से खामियाजा दोनों को उठाना पड़ रहा है। मैं 2 सीटों की चर्चा करूंगा आपके साथ, एक पूर्णिया सीट की और एक सारण की सीट की, जिसकी बात आप कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य जहां से चुनाव लड़ रही थी। वहां पे आप देखेंगे कि यादव जो है पूर्णिया में, खास करके जो यादव समाज और मुस्लिम समाज दोनों ही राजद से नाराज थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान, यादव भी पूर्णिया में जो आरजेडी कैंडिडेट थी बीमा भारती, उनको हारना पड़ा, बहुत ही मिनिमम वोट को मिला, तो इसका खेमजा उठाना पड़ा। अच्छा सारण की बात करें तो सारण में आपने देखा होगा लक्ष्मण यादव, जिनको 22,000 वोट मिले। आवाज आ रही है सरोज जी? जी जी आवाज़ आ रही है। जी, लक्ष्मण यादव जो सारण में चुनाव लड़ रहे थे, रोहिणी आचार्य से बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ी थी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, और 22,000 वोट उनको प्राप्त हुए। वही शेख नौशाद, आपने देखा उनको 12,000 वोट प्राप्त हुए। अगर इन दोनों वोटों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 38,000 वोट होते हैं, और रोहिणी आचार्य 13,000 वोटों से हारी। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ये सीट जीत रही थी, लेकिन किसके वजह से हार का सामना करना पड़ा? उनके अपने ही माई समीकरण, यानी माई बोले तो मुस्लिम में आपको देख लीजिए शेख नौशाद, और यादव में देख लीजिए लक्ष्मण यादव। ये 2 लोगों ने ही मिलकर राजीव प्रताप रूडी को हैट्रिक लगाने में मदद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो राजद को है, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, अब यादव से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब यादव समाज भी धीरे धीरे राजद से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं राजद को भी इसमें विचार करना पड़ेगा कि जिस लालू यादव ने माई समीकरण को बना के 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उस समीकरण को कैसे वापस लाया जाए, ताकि 25 में जो तेजस्वी यादव ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उस ख्वाब को पूरा किया जाए। अगर इस तरह कुछ विचार आरजेडी नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें सरोज जी कि 25 में भी कुछ बदलाव होने नहीं जा रहा, और नतीजे बिल्कुल कुछ ऐसे ही होंगे।
जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सरफराज भाई हमसे जुड़ने के लिए। एकदम सही है कि अगर कड़वाहट रहेगी, अगर रिश्ता नहीं बनेगा तो फिर नतीजा दोनों के लिए खराब होगा। ओसामा साहब अपनी तैयारी में है, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे जैसा कि आप बता रहे हैं। पटना में भी यही चर्चा है कि ओसामा साहब को इस बार चुनाव लड़ना है। सीट जो हो, रघुनाथपुर हो या जीरादेई हो, लेकिन जो चुनाव होगा विधानसभा का उसमें वो अपना भाग्य जरूर आजमाएंगे। और जो सिवान और सारण की सियासत है, जो शहाबुद्दीन की विरासत रही है उस इलाके में, उसको अब ओसामा साहब आगे बढ़ाएंगे, ऐसी चर्चा है। देखिए क्या होता है। आप ठीक कहते हैं कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े सरफराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।